0.5 वॉट मैग्नेटिक एनर्जी है, अगर नीचे से कोई समझो मैग्नेट पानी के बहाव जा रहा हो या कुछ और डिस्टर्बेंस है, तो वो मैग्नेटिक एनर्जी डिस्टर्ब होती है। और ये एक नोन एनर्जी है कॉस्मोस में और अर्थ के अंदर। इतनी एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी भरी पड़ी है कि आज की मॉडर्न साइंस उसको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में देता हूँ कि कॉस्मिक एनर्जी हम लोग बोलते हैं, तो जो पिरामिड की हम बात करते हैं, गीजा के पिरामिड, एक एग्जांपल के रूप में बात कर रहा हूँ। पिरामिड मेरा आज सब्जेक्ट नहीं है। पिरामिड जो है वो गीजा के जो पिरामिड है वो बने हुए हैं, उसका डिग्री है जो अलाइनमेंट है उसका, वो 51 डिग्री 51 मिनट 51 सेकंड ये है, और एक एंगल में बना हुआ है। और वहां से अगर एक सीधी लाइन खींचते, गीजा के पिरामिड से अगर एक सीधी लाइन आकाश की तरफ खींचेंगे तो सीधी जाके वो ध्रुव तारे से टकराएगी। ये उसकी कंस्ट्रक्शन है। और उसकी जो एनर्जी है कॉस्मिक एनर्जी, उसको साइंटिस्टों ने, जो वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिकों ने उसको नाम दिया ओरोगोन एनर्जी। ओरोगोन एनर्जी करके उसको बुलाया। एक्चुअल एनर्जी क्या है वो किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन उसके इफेक्ट मालूम है। इफेक्ट कैसे मालूम है? ऐसा मान करके चलते हैं कि अगर स्क्वायर टाइप का पिरामिड है, वहां का जो पिरामिड है उसमें कॉस्मिक एनर्जी जो है, पिरामिड के अंदर की एनर्जी बाहर के कॉस्मोस से, बाहर के वातावरण की जो एनर्जी है उससे 104 टाइम्स अंदर एम्प्लीफाइड होती है पिरामिड की एनर्जी। इसीलिए पिरामिड को यूज करते हैं और वो एनर्जी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। आजकल आपने देखा हो कि जो मंदिर अभी मॉडर्न बन रहे हैं, हिंदू मंदिर, वो अष्टकोण में बन रहे हैं। पहले चतुष्कोण के मंदिर बनते थे और ऐसे सिलेंडर की जो शेप है ऐसे एंगल आता था, उसका 51 डिग्री नहीं है। अभी अष्टकोण के बनने लगे। साउथ के अंदर एक साइंटिस्ट जो डॉक्टर थे, MD डॉक्टर, उन्होंने उसके ऊपर काफी रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि अगर अष्टकोण की डिग्री को भी 51 पे लिया जाए, 51 पर, तो वो जो उसकी जो कॉस्मिक एनर्जी अंदर एम्प्लीफाई हो रही है वो बढ़ के 288 टाइम्स हो जाती है, डबल हो जाती है। तो आज जो पिरामिड हम लोग यूज कर रहे हैं, जनरली वो इसलिए यूज करते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी पिरामिड के अंदर 104 टाइम्स एम्प्लीफाई होती है और पॉजिटिव रहती है। तो मैं और मेरे दूसरे जो कलीग हैं आजकल पिरामिड एनर्जी का यूज, पिरामिड को यूज करते हैं, मेटल के पिरामिड और प्लास्टिक के पिरामिड, किसी भी नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। मैं इसमें कलर, क्रिस्टल्स और पिरामिड एनर्जी को वापरता हूँ अपनी रेमेडी के अंदर, जैसी जिंदर की रिक्वायरमेंट को। बैलेंसिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन बॉडी जो हमारी बनी हुई है वो 5 तत्व से बनी है। 5 तत्व कौन से हैं? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये भी 5 तत्व वास्तुशास्त्र में काम करते हैं। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर इनमें से किसी भी तत्व, कोई भी तत्व की इम्बैलेंसिंग होती है तो बॉडी डिसीज हो जाती है। सिमिलर वे में अगर किसी भी वास्तु का कोई तत्व अगर बिगड़ा हुआ है, उसका इम्बैलेंस है, चाहे वो एक्सेस में गया है, एक्सेस में कैसे जाता है? समझो कि साउथ ईस्ट कॉर्नर एक्सटेंडेड है या साउथ कॉर्नर एक्सटेंडेड है, तो ये हॉट साइड हो गई। इसका मतलब है गर्मा गर्मी घर के अंदर मिलेगी। मान लो कि साउथ के अंदर किसी एक्सटेंडेड है, वहाँ कोई खाना भी बना रहे हैं, तो उस घर के अंदर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको, घुटने के दर्द की प्रॉब्लम, हीट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ये सारी प्रॉब्लम वास्तु के साथ में व्यक्ति से जुड़ जाती है, ह्यूमन बॉडी से जुड़ जाती है। तो बैलेंसिंग जो है, एक वास्तुशास्त्री क्या करता है? एक तो उसकी एनर्जी का अलाइनमेंट करता है, ग्राउंड एनर्जी की अलाइनमेंट करता है ह्यूमन बॉडी से, एक उसकी बैलेंसिंग करता है। जिस तरह 5 तत्वों की बैलेंसिंग ह्यूमन बॉडी में होने से एक हेल्दी बॉडी रहती है, इसी तरीके से वास्तु में भी वो बैलेंसिंग करेगा, कौन सा तत्व डिफिशिएंट है, कौन सा तत्व एक्सेस में जा रहा है, उसकी अगर उसने बैलेंसिंग कर दी तो वो वास्तु काम करेगी। ऐसा नहीं है कि वास्तु आपके एकदम ऑर्डर में आ गई तो जीवन में कभी कोई अप एंड डाउन आएंगे ही नहीं, क्योंकि अप एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ।
वास्तु अगर बैलेंस है तो आप घर के अंदर अगर आते हैं, बाहर से आप एक टेंशन लेकर के अगर आए तो घर में बैठने के बाद में आपको एक शांति मस्तिष्क में मिले, मन में शांति मिले। एक वास्तु एस्ट्रोलॉजर का इतना ही काम। घर में जब आते हैं तो वहां की पॉजिटिव एनर्जी आपके ऊपर एक पीसफुल माइंड बना रहे, हेल्दी माइंड बना रहे, हेल्थ अच्छी रहे, उसका माइंड काम कर रहे। अप एंड डाउन से उसका लेना देना नहीं है। हाँ, जब आप आते हैं और आप एक एनर्जेटिक होते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के अंदर आपकी ताकत आती है। आप समय को नहीं बदल सकते, लेकिन समय के साथ अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं, तो उसकी ताकत आप में बन जाती है। इस तरीके से वास्तु काम करती है। एक क्वेश्चन मैडम का था, लास्ट लेक्चर मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में हुआ था, उसको लेकर के मैंने वहाँ बात की थी। वास्तुशास्त्र बहुत गहन शास्त्र है, हजारों शास्त्र उसके ऊपर लिखे हुए हैं। हमारे पास में करीबन 20-25 विद्वानों के शास्त्र उसमें नारायण है, शिव पुराण है, गणेश जी है, कृष्ण है, इन लोगों के समय के जो लिखे हुए शास्त्र हैं वो हैं। लेकिन बहुत से आज भी ऐसे शास्त्र हैं जो लुप्त हैं, ताड़पत्री पर लिखे हुए हैं, जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। और उन शास्त्रों का विश्लेषण अपने अपने मगज में अपनी अपनी शक्ति से विद्वानों ने किया है। ये शास्त्र की पुस्तकें अपने पास उपलब्ध हैं, लेकिन नेचुरल साइंस जो है वो वास्तुशास्त्र से कैसे जुड़ी है, मैडम ने पूछा था तो मैं उसका जवाब देता हूँ कि जैसे एक मैचिंग करते हैं ना, लड़की लड़की की शादी होती है तो अपन उसका हॉरोस्कोप दिखा करके देखेंगे लड़का लड़की की मैचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, देखिए और करते हैं। और 90% केसेस में हिंदू फैमिलीज के अंदर तो जन्म पत्री मिला के शादी करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से आप जिस वास्तु को ले रहे हैं उसकी भी जैसे एक लड़के लड़की की मैचिंग होती है, उसी तरीके से आप वास्तु की और अपनी मैचिंग कर सकते हैं। बहुत डीप में नहीं जाता, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपका नक्षत्र तो आपको जन्म पत्री से मालूम पड़ जाता है कि आपका कौन सा जन्म है, आपका नक्षत्र, आपने कौन से नक्षत्र में जन्म लिया है। नक्षत्र तो हर ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में होता है जिस वक्त जन्म लेते हैं। इसमें चंद्र का नक्षत्र पकड़ा जाता है, जिसमें हम बोलते हैं हमारा नक्षत्र कौन सा है। इसका मतलब है कि उस वक्त चंद्र किस नक्षत्र में था जिस वक्त हमारा जन्म हुआ, तो वो हमारा नक्षत्र पकड़ा जाता है। नक्षत्र शास्त्र के हिसाब से वास्तु का नक्षत्र कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। छोटा सा कैलकुलेशन उसका कि आप उसका कारपेट एरिया ले लीजिए जगह का। गाठी शास्त्र में तो उसका जो एरिया का माप करते हैं, अभी जैसे हम लोग मीटर में और इंच में माप करते हैं, वास्तु शास्त्र में करता जो घर का मालिक है जो ले रहा है उसके हाथ के माप से गिना जाता था। यहाँ से लेकर के इस उंगली तक अगर हम मापेंगे तो इससे उसकी लंबाई गिनी जाती थी, कितने हाथ लंबा है, कितने हाथ चौड़ा है। इस हिसाब से उसको लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके गुणनफल निकालते थे। लेकिन और यहाँ से यहाँ तक अगर निकालना हो तो इतना हम क्या ना निकाल पाए, तो 4 उंगल, ये जो 4 उंगली है इसका मेजरमेंट करते हैं तो 24 उंगल का ये हाथ होता है। इसकी जो मेजरमेंट है, ये आधा हाथ जो हमारा है, इसकी जो मेजरमेंट है वो 24 अंगुल की है। तो एक रास्ता तो ये है मेजरमेंट का कि आप इसके हिसाब से हाथ से लंबाई और चौड़ाई लेके मालिक जो है करता हेड ऑफ द फैमिली, जिसके नाम से आप जगह खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं, उसके हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में आप उसको मीटर से या फुट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और उससे आप करते हैं तो कारपेट एरिया उसका लंबाई और चौड़ाई को 8 से मल्टीप्लाई करिए और उसको 27 से डिवाइड करिए, 27 लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू 8 डिवाइडेड बाय 27। अब आपने 27 से डिवाइड किया तो कुछ बैलेंस बचेगा। अगर 27 से डिवाइड किया और 0 बैलेंस बचा उसका, तो मतलब वो वहां से फिर से शुरू होगा 0 से, और 1 से पकड़ करके 27
27 नक्षत्र मानते हैं, एक्चुअली 28 नक्षत्र है। अगर अभिजीत नक्षत्र को पकड़ते हैं तो, अदरवाइज 27 नक्षत्र पकड़े गए तो जितने